जब मैं 8 साल का था तो मेरा भाई एलियट लापता हो गया। वो सिर्फ 13 साल का था, लेकिन बड़े भाई बहनों में एक ऐसी बात होती है जो हमें उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती है। एक दिन वो बस घर नहीं लौटा। लोगों ने कई दिनों तक उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैं इतना छोटा था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसलिए मैं अपने कमरे में बैठकर अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता और उम्मीद करता कि दरवाजे पर कोई दस्तक देगा और मुझे बताएगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसी दस्तक कभी हुई ही नहीं। उन्हें वो कभी नहीं मिला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसे ढूंढने वाली टोलियां भी वापस लौट आई। लेकिन जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, तब भी मैं उसे ढूंढता रहा। मैं स्कूल से घर लौटते समय लंबा रास्ता चुनता था। मैं उन रास्तों पर भी जाता था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी जेब में एक तुड़ा मुड़ा सा नक्शा रहता था, जिसमें उन जगहों पर घेरे बने होते थे जो मुझे पता था कि उसे पसंद है, और मैं उन सभी जगहों को देखने के लिए पूरी तरह से अड़ा हुआ था। लोग यूं ही अचानक से गायब नहीं हो जाते, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कुछ समय बाद ढूंढने के लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। कोई घेरा बनाने के लिए नहीं बचा, और एलियट अब भी लापता था। उसने मुझसे आखिरी बात बस यही कही थी, फिर मिलेंगे दोस्त। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसी किसी घटना को पूरी तरह से भुला पाता होगा। जब आप किसी ऐसे सवाल का सामना करते हैं जिसका जवाब मिलना नामुमकिन है, तो आप हर चीज में उसका जवाब ढूंढने लगते हैं। मुझे पहेलियाँ और दिमागी कसरत वाले खेल बहुत पसंद आने लगे। इसलिए नहीं कि उनमें मुझे मजा आता था, बल्कि इसलिए कि अगर कोई रहस्य अनसुलझा रह जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और डर महसूस होता था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और डिबेट क्लास के सबसे बेहतरीन सदस्यों में से एक था। फिर से कहूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे इसमें मज़ा आता था, बल्कि इसलिए कि मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी न होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने लापता लोगों को ढूंढने और बचाने वाली टोलियों के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और उन्हें बताया कि मैं खुशी खुशी उनकी मदद करना चाहूँगा। मैंने सोचा कि अगर मैं एलियट को नहीं ढूंढ पाया तो शायद किसी और की लापता बहन या भाई को ढूंढना ही मेरे लिए दूसरा सबसे अच्छा काम होगा। कम से कम ऐसा करने में मुझे रात में चैन की नींद तो आ सकेगी। मुझे पता है कि बहुत से लोग कहते हैं अब इस बात को भूल जाओ, लेकिन आखिर इंसान कब तक किसी बात को भुला सकता है। अब मैं अपनी 30 की उम्र के शुरुआती पड़ाव पर हूँ। आप उनका चेहरा भूल सकते हैं और बचपन में आपने जो उम्मीदें पाली थी उन्हें भी, लेकिन आप इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि उनका आप पर क्या असर पड़ा। आप अपने खुद के अनुभव को कभी नहीं भूल सकते, और उन सभी सवालों भरे सालों ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे भी नहीं। भले ही मैं कभी एलियट का नाम न सुनूं, लेकिन मैं उस एहसास को कभी नहीं भूल सकता जब मेरी जिंदगी की राह ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया था। उन दिनों में एक सर्च पार्टी के बारे में बात करना चाहूँगा जिसमें कुछ साल पहले मैं शामिल हुआ था। उस समय तक मैं दर्जनों ऐसी संगठित खोजों का हिस्सा बन चुका था। मैं इसमें शामिल कुछ लोगों को जानता भी था और मुझे जरूरी साजो सामान की अच्छी जानकारी भी हो गई थी। मैं काम से छुट्टी लेकर वहां समय से पहले ही पहुंच गया। मैंने चमकीली वेस्ट और दस्ताने पहने और अपना बैकपैक तैयार कर लिया। रेडियो, पानी, टॉर्च और चॉकलेट्स के कुछ बॉक्स। एक वाटरप्रूफ बैग में फर्स्ट एड किट भी रखी थी। वैसे मैं पहले ऐसी किसी खोज में किसी को ढूंढ तो नहीं पाया था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। आपको हमेशा सबसे अच्छे नतीजे की उम्मीद रखनी चाहिए। उस वक्त हमें जीपीएस नहीं दिया गया था, जिससे मुझे थोड़ी तो हैरानी हुई थी। बाद में पता चला कि हमें जमीन के नीचे जाना था, इसलिए हमें हानिकारक धूल और बासी हवा से बचने के लिए एक खास फिल्ट्रेशन मास्क दिया गया था। जिस लापता व्यक्ति की हम तलाश कर रहे थे वो 17 साल का अर्बन एक्सप्लोरर था। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ मेट्रो की सुविधा है और वो लड़का
शहर के बाहरी इलाके में बने एक सुनसान स्टेशन की पड़ताल कर रहा था। उसके परिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उसकी संभावित जगह के बारे में पता चला था, लेकिन उनकी दी गई जानकारी कुछ अधूरी थी, जो कि खोज में मदद करने के लिए पूरी नहीं थी। सुरंगों के इस हिस्से में बिजली फिर से चालू कर दी गई थी। ज्यादातर इमरजेंसी लाइटें कई सालों तक चलने वाली थी, इसलिए वहां आने जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हमें अलग अलग हिस्सों और टीमों में बांटा गया और हिदायत दी गई कि हम सिर्फ उन्हीं गलियारों और रास्तों पर ही चले जहां पर लाइट्स चल रही है। हालांकि स्टेशन का कुछ हिस्सा निर्माण के दौरान ही अधूरा छोड़ दिया गया था, इसलिए वहां कुछ ऐसे अंधेरे हिस्से भी थे जिनका काम पूरा नहीं हुआ था। अगर हमें कोई ऐसा इलाका मिलता तो हमें तुरंत इसकी जानकारी देने और आगे के निर्देशों का इंतजार करने का आदेश दिया गया था। और बस इसी के साथ ही हम अपनी खोज पर निकल पड़े। मुझे इस बात का थोड़ा मलाल था कि मुझे वो सुनसान स्टेशन का प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिला। सुना था कि वो बहुत बड़ा था। इसके बजाय मुझे रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस वाली सुरंगों में से एक में खोज के लिए भेजा गया था। असल में इसे हीटिंग पाइप लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन पाइप कभी लगाए ही नहीं गए। इसके बजाय दीवार पर कुछ लाइनें बनी हुई थी और छत में कहीं कहीं छेद थे। आप देखकर ही समझ सकते थे कि इस प्रोजेक्ट के बंद होने से उन लोगों को कितनी हैरानी हुई होगी। मुझे एक दरवाजे के पास, जो आधा ही लगा था, एक पूरा टूल बॉक्स पड़ा मिला। उसमें अभी भी कुछ निजी सामान रखा हुआ था। मैं 4 लोगों की एक टीम में था। हम धीरे धीरे कायदे से गलियारे में आगे बढ़ते चले और चलते हुए उस लापता व्यक्ति को आवाज भी लगाते रहे। हमने तलाशी के अपने हिस्से पर ही ध्यान दिया और ऑर्गेनाइजर के साथ रेडियो पर संपर्क बनाए रखा। ये समझना मुश्किल था कि ये सारी जगह असल में किस काम के लिए लेनी थी, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसे पूरे पूरे कमरे मिलते थे जिनमें या तो बहुत कम सामान होता था या बिल्कुल ही नहीं। इससे ये बताना मुश्किल हो जाता था कि हमने किन जगहों की जांच की है, क्योंकि हम ठीक ठीक ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन सी जगह किस काम की थी। क्या ये कोई कंट्रोल रूम होना चाहिए था या फिर कोई प्लम्बिंग जंक्शन, और नक्शे में ठीक ठीक ये जगह कहाँ होनी चाहिए थी, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब हम एक बहुत लंबे गलियारे के पास आ पहुंचे थे, जो 3 अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ था। वहीं रुककर हमने फैसला किया कि हम तीनों अलग अलग इलाके में जाएंगे। मैं हॉलवे के एकदम आखिरी तक पहुंच गया, जहां मैं एक भारी दरवाजे के पास आकर रुक गया। वो दरवाजा लगभग पूरी तरह से काला था और ढलवा लोहे जितना भारी था। मुझे लगा कि ये किसी तरह का सिक्योरिटी दरवाजा है, शायद किसी जमीन के नीचे बने बम शेल्टर की तरफ जाता होगा। मैंने अपनी टीम के बाकी लोगों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं दरवाजे से झूंझ ही रहा था तो मैंने रेडियो पर इसकी जानकारी देना सही समझा। अंदर खूब अंधेरा था और लाइट्स भी बंद थी। मैं हॉलवे के एक अंधेरे कमरे को देख रहा हूँ, शायद सी विंग में है। मुझे लगता है दाईं तरफ वाला, दूसरा दाईं तरफ, बॉयलर के बाद। ओके, रेडियो संपर्क में बने रहना और दरवाजा खुला छोड़ देना, ऑपरेटर ने जवाब दिया। इतनी दूर मत जाना कि तुम्हें रोशनी दिखना ही बंद हो जाए। ओके, ठीक है। मैं कमरे में दाखिल हुआ। कमरा हॉलवे से थोड़ा छोटा था। जब मैं सीधा खड़ा होता तो मेरा सिर का ऊपरी हिस्सा छत से टकराता था। अगर मैं अपने पंजों पर खड़ा होता तो मुझे अपने मास्क का पट्टा छत से छूता हुआ महसूस होता। मैंने ये समझने की कोशिश की कि यह जगह आखिर किस काम के लिए बनी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और दीवार में केबल लगाने या फिर हवा आने जाने के लिए कोई छेद ही नहीं था। ये जगह पूरी तरह से अलग थी। मैंने फिर से रेडियो पर टैप किया और अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाया। अंदर की तरफ एक और गलियारा जा रहा है, मैंने कहा। क्या कोई ठीक मेरे पीछे नजर रख सकता है? हाँ ठीक है, तुम्हारे पीछे कोई नजर रख लेगा, ऑपरेटर ने मुझे भरोसा दिलाया। तुम आगे बढ़ते रहो। मैं कुछ कदम और आगे बढ़ा और हॉल में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। रोशनी हॉल के आखिर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो सुरंग इतनी लंबी थी कि मुझे तो चक्कर ही आने लगे थे। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए वो मुझे अपने अंदर ही खींच रही हो। मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि शायद गायब होने का एहसास ऐसा ही होता होगा, एक ऐसे अंतहीन अंधेरे का सामना करना जिससे आप कभी वापस नहीं आ सकते। शायद एलियट ने भी कभी यही सोचा होगा।
मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। मैं दरवाजे से बस कुछ ही फीट दूर था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं कोई जोखिम नहीं लूँगा। मैं वापस जाने के लिए मुड़ गया और जैसे ही मैं मुड़ा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। शुरू में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दरवाज़ा बंद होना कोई बड़ी बात तो नहीं थी। हो सकता है शायद वो ठीक से ना लगा हो या फिर हवा का झोंका आ गया हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दरवाज़ा ठोस धातु का बना था। ये अपने आप गलती से बंद ही नहीं हो सकता था। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे घुमाया और अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो दरवाज़ा तो टस से मस ही नहीं हुआ। मैं उसे नीचे की तरफ धकेल भी नहीं पा रहा था। मैं फंस गया हूँ, मैंने रेडियो पर बताया। दरवाज़ा बंद हो गया है। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। ओह, माफ़ करना, ऐसा हो जाता है, ऑपरेटर ने नॉर्मली ही कहा। इन दरवाजों में कुछ कब्जे हिंग्स लगने की वजह से जाम हो गए होंगे। दरवाजे के पास ही रहना, कोई तुम्हें निकालने बाहर आ रहा है। अपनी टॉर्च जलाए रखना बस। मैं कम से कम 20 मिनट तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। बीच बीच में दरवाजे पर दस्तक देता रहा, बस ये देखने के लिए कि क्या कोई दूसरी तरफ से जवाब में दस्तक देता भी है या नहीं, लेकिन किसी ने दस्तक नहीं दी। कुछ ही देर बाद मेरी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। बैटरी इतनी जल्दी खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ओके, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा होने वाला है, मैंने रेडियो पर कहा। किसी को अभी आकर मुझे बाहर निकालना होगा, यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। रुको, उसे तुम्हारा दरवाजा ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ऑपरेटर ने जवाब दिया। दाहिने तरफ वाले होल के एकदम आखिरी में, सेक्शन सी में, बॉयलर के ठीक आगे। क्या तुमने यही बताया था? हाँ, मैंने यही बताया था। ओह, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं है। वहाँ बस एक खाली दरवाजे का चौखट है और एक ऐसी जगह है जो किसी अलमारी जैसी दिख रही है, लेकिन जैसा दरवाज़ा तुम बता रहे हो वो दरवाज़ा नहीं है वहाँ। क्या? ये तो नामुमकिन है। मैं खुद उस दरवाजे से अंदर आया हूँ। और देखो, हो सकता है कि तुमने जानकारी ठीक से ना दी हो। अगर तुम बॉयलर के ठीक आगे निकल गए हो तो हो सकता है कि तुम सेक्शन सी या सेक्शन डी में हो। वहाँ 2 सेम गलियारे हैं। ऐसी स्थिति में तुम बस दाहिनी तरफ वाली दीवार के सहारे सहारे चलते रहो जब तक कि तुम दूसरी तरफ ना पहुँच जाओ। वहाँ पहले से एक और बचाव दल मौजूद है। ओह, दाहिनी तरफ वाली दीवार, दूसरा गलियारा। ओके, ठीक है, मैं समझ गया, मैंने रेडियो पर जवाब दिया। मैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए और हाथ में अपनी बुझती हुई टॉर्च लिए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही मैं उस अंतहीन सी दिखने वाली सुरंग में पहुंचा, टॉर्च की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। वहां घुप अंधेरा था। मैं अपनी आंखें बंद भी कर लेता तो भी अंधेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के गंभीर अंधेरे में होने पर इंसान पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। तुम्हें यह लगने लगता है कि दिशा भटक जाना कितना आसान होगा, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि तुम खुद से ही यह सवाल करने लगते हो कि क्या सचमुच में तुम अपनी दिशा तो नहीं भटक गए। लेकिन मैंने अपना हाथ दीवार पर रखा और दाईं ओर ही चलता रहा। हेलो, क्या ये दूर है? मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, मैंने रेडियो पर पूछा। थोड़ा चलना पड़ेगा। लगभग आधे रास्ते में सिर के ऊपर से कुछ चालू पाइप गुजरनी चाहिए, इसलिए जैसे ही तुम्हें पानी की बहाव की आवाज़ सुनाई दे मुझे बता देना। मुझे अपनी सांसों की गूंज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था जो हॉल में गुजर रही थी। लेकिन अगर वहां नीचे कहीं पानी बह रहा होता तो मैं उसे किसी भी हाल में मिस नहीं करता। मैंने अपना हाथ चिकनी कंक्रीट की दीवार पर रखा और एक एक कदम करके आगे बढ़ता रहा। मुझे पता है ऐसी स्थिति में तुम्हें धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई में जरा सा भी बदलाव तुम्हें जमीन पर मुंह के बल गिरा सकता है। जब तुम इतने लंबे समय तक इस अंधेरे में रहते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही खाली जगहों को भरने लगता है। तुम ये कल्पना करने लगते हो कि तुम्हारे आसपास की जगह आखिर कैसी दिखती होगी। यह अंधेरा ये तुम्हारे साथ चाले चलता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मुझे तो लगने लगा था कि मैं किसी कंक्रीट की दीवार की बजाय किसी वॉलपेपर पर अपना हाथ फेर रहा हूं। वो इतना चिकना था कि चलते समय तुम खुद को ही धोखा दे सकते हो।
लेकिन अगर तुम दुनिया को देखने के लिए सिर्फ अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम खुद को किसी भी तरह की जगह पर होने की कल्पना कर सकते हो। मेरे बचपन के घर में खुरदरे कागज जैसा टेक्सचर वाला वॉलपेपर लगा था। मेरे लिए कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि मैं शायद अपने बचपन के उसी कमरे में लौट आया हूँ और आधी रात को चुपके से बाथरूम जाने के लिए दबे पांव चल रहा हूँ। मुझे यकीन था कि अब बाहर रात हो चुकी है, मगर यहाँ तो पहले से अंधेरा फैला था। आखिर में मैंने अपने दस्ताने उतार दिए ताकि मुझे ठीक से पता चल सके कि मैं किस चीज़ को छू रहा हूँ। मैं रास्ते के एक मोड़ पर पहुँचा, लेकिन मुझे अभी भी बहते पानी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम में बात की। यहाँ पर एक मोड़ तो है, क्या मुझे दाईं ओर जाना चाहिए या सीधे आगे? एक मोड़? ऑपरेटर ने जवाब दिया। वहाँ कोई मोड़ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये कोई मोड़ ही है? हाँ, ये एक मोड़ ही है। अब बताओ, सीधे जाऊं या दाईं ओर? रुको, शायद रुको रुको रुको, मुझे ये बताओ, क्या छत बहुत नीची है? हाँ, छत नीची तो है। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे यार, इससे तो सारी स्थिति बदल गई। ऐसे कैसे हो सकता है? वो शायद उस वाले बोलर में होगा। मैं बैकग्राउंड में उन्हें किसी और से बात करते हुए सुन सकता था। वो शायद रेडियो का बटन दबाना भूल गए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया, अब ये मामला थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। तभी रेडियो से मुझे पता चला कि मेरे कमरे जैसे ही 3 और कमरे थे और उनमें से कोई भी उस हिस्से में नहीं था जिसके बारे में मैंने बताया था। मैं शायद अपने रास्ते से भटक गया था। मुझे ये पता लगाने के लिए कि आखिर मैं किस कमरे में हूँ, आसपास घूमकर कुछ निशान या सुराग ढूंढने थे, लेकिन ये काम उनकी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ था। रेडियो पर उनका कहना था कि एक गलियारा किसी जंक्शन तक जाना चाहिए था और दूसरा छत पर लगी जाली तक, लेकिन गलियारा के आखिर में जो कमरा था वो अधूरा था। इसका मतलब था कि हम ये पता नहीं लगा सकते थे कि वो असल में किस चीज़ के लिए बनाया गया होगा। यह पता लगाने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे और भी अंदर तक जाना पड़ा। कभी कभी मुझे सीढ़ियाँ भी मिलती थी, लेकिन वो कहीं नहीं जाती थी। इनफैक्ट वहाँ तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें बहुत पहले ही बंद करके पक्का कर दिया गया था। फिर भी मुझे सीढ़ी पर चढ़कर देखना पड़ता था ताकि ये पक्का हो जाए कि उन्होंने कोई दरवाज़ा नज़रअंदाज तो नहीं कर दिया। मेरे चेहरे पर लगा मास्क मुझे और भी ज़्यादा घुटन भरा लगने लगा था, जिससे मेरा पूरा शरीर किसी बक्से में ठूस दिया गया हो। हालांकि मैं अपने हाथ पैर हिला डुला सकता था, फिर भी मुझे अपने सीने में इस पत्थर की बनी घुटन भरी इमारत का एहसास हो रहा था। ये इमारत तो मेरे दिल की बढ़ती धड़कनों के साथ ताल मिलाकर धड़क रही थी। अगर मैं उस एहसास पर ज़्यादा ध्यान देता तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। मैंने खुद को एक गलियारे में आगे बढ़ाया, लेकिन आखिर में एक बंद रास्ते पर आकर रुक गया। दीवार में एक गोल छेद था जो मेरे साइज के किसी भी इंसान के लिए काफ़ी बड़ा था। मैंने रेडियो पर यह बात बताई तो ऑपरेटर ने मुझे भरोसा दिलाया, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, तुम इसमें चल जाओ। इसका मतलब है कि ये हीटिंग के लिए जगह बनी है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इसका मतलब है कि तुम इन 2 गलियारों में से किसी एक में हो। तुम्हें अंदर जाना होगा। ये लगभग 5 फीट तक नीचे की ओर झुका होगा और या तो सीधे जाएगा या फिर ऊपर की ओर। अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो तुम सीधे ऊपर तक जा सकते हो। मैं किसी को वहीं तुमसे मिलने के लिए भेज सकता हूँ। अगर ये आगे की ओर जाता है तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा, फिर बाएं मुड़ना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। इससे तुम उस गलियारे में पहुंच जाओगे जहां पर मैं हूं। किसी भी तरह से तुम्हें आगे ही बढ़ना होगा, बस इस बात का ध्यान रखो। मैंने अपना एक घुटना ऊपर उठाया और छेद के किनारों को टटोला। ये मेरे लिए चारों हाथों पैरों के बल रेंगने के लिए बहुत छोटा था। मुझे अपना धड़ अंदर डालना होगा और अपने हाथों की हथेलियों से खुद को आगे खींचना होगा। कंक्रीट इतना चिकना था कि मैं अपनी उंगलियों से पकड़ी नहीं बना पा रहा था, चाहे मैंने दस्ताने पहने हो या ना पहने हो। मेरा पूरा सामान किनारों पर बार बार अटक रहा था। मैं थोड़ी देर पानी पीने के लिए रुका और थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पर भी छिड़का, खुद को हिम्मत देने के लिए। 5 फीट ऊपर, फिर ऊपर या फिर आगे, बस इतना ही। मैं अंदर रेंगता गया, धीरे धीरे, इंच इंच करके।
मुझे बस शांत रहना था। अगर मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता तो मुझे महसूस होता कि मेरा सामान दीवार से टकरा रहा है। इससे दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन यह मुझे लगातार याद दिला रहा था कि मैं कितना अकेला हूँ। मेरे दिल की धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थी और उन्हें भुलाने के लिए आसपास कुछ भी नहीं था। वहां रेडियो ऑपरेटर के अलावा किसी और इंसान की आवाज का नामो निशान तक नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि सुरंग थोड़ी सी नीचे की ओर झुकी हुई है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी जरूर कि खुद को वापस ऊपर खींचना नामुमकिन हो जाता। अगर मैं आगे बढ़ता तो मैं वापस ऊपर नहीं आ पाता, जब तक कि मुझे मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती। हेलो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह बस कुछ ही फीट की दूरी पर है? मैंने रेडियो पर पूछा। हाँ, सिर्फ 2 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें इस तरह का वेंट है। चाहे तुम किसी भी कमरे में हो या किसी भी दिशा से आ रहे हो, तुम जल्दी ही बाहर निकल जाओगे। मैंने घूंट भरा। मैं महसूस कर सकता था कि पसीने की जलन मेरी आंखों में हो रही थी। मैं अपना मास्क फेंक देना चाहता था, जैसे कि वो चीज मुझे पीछे रोक रही हो, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना था। मैंने खुद को आगे धकेला और नीचे की ओर सरक गया। सुरंग सीधी हो गई। मैं ऊपर की ओर निकलने का रास्ता टटोल रहा था, लेकिन मुझे तो कोई रास्ता नहीं मिला। इसका मतलब था कि मैं ठीक उसी जगह पर फंस गया था जहां मैं पहले से था, और मुझे आगे बढ़ना ही था। मेरे हाथ इतने धूल से भरे थे कि मैं ठीक से पकड़ भी नहीं बना पा रहा था। मुझे अपनी पीठ के बल लेटना पड़ा और अपने जूतों के रबड़ वाले तलों का इस्तेमाल करके जमीन पर पकड़ बनानी पड़ी, और इस तरह मैं खुद को पीछे की ओर धकेलता गया। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी सांसों की गर्मी सुरंग की दीवारों पर जमा हो रही थी। फिर सुरंग अचानक खुल गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मेरा संतुलन ही बिगड़ गया और मैं बेतरतीब ढंग से सिर के बल नीचे जा गिरा। ये कोई बहुत ऊंची जगह से गिरना तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कहीं पर चोट आ जाए। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता था कि उस चोट का निशान कैसा दिखता होगा। मैंने अपना रेडियो कसकर पकड़ लिया, जैसे वही मेरी जान बचाने वाला हो। मैं बाहर आ गया हूँ। मैं एक कमरे में पहुंच गया हूँ। ओह, आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर अगर तुम्हें ऊपर कोई जाल नहीं मिला तो सीधे जाओ, फिर बाईं मुड़ो और फिर सीधे जाओ। जब तुम्हें रोशनी दिखे तो मुझे बताना, मैं ठीक दूसरी तरफ ही हूँ। बस इतना ही? सच में बस इतना ही? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं ना? और रेडियो की आवाज बंद हो गई। मैं उठा, मैंने अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ा। मैंने अपना सारा सामान चेक किया, सब कुछ वहीं था। सब ठीक हो जाएगा। मैं दिए गए निर्देशों का वापस पालन करने लगा। मैं आगे बढ़ा और बाईं ओर मुड़ गया। अगले मोड़ पर मैं सीधा आगे बढ़ा और हर कदम पर ऑपरेटर से बार बार पूछता रहा। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो जगह बस अगले ही मोड़ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही मिनटों का रास्ता है। एक जगह पर उसने कहा कि वो एक बाइक पर रिंच से चोट कर रहा है और मुझे वो आवाज़ किसी भी पल सुनाई दे सकती है। अब मुझे बस सीधे चलते रहना था जब तक मैं किसी दरवाजे तक नहीं पहुंच पाऊं। मैं धीरे धीरे दौड़ रहा था और संतुलन बनाए रखने के लिए अपना हाथ दीवार पर रखे हुए था। दीवार में हर 10 फीट या उससे कुछ ज़्यादा दूरी पर छोटे छोटे छेद बने थे, जहां शायद पाइपों के लिए जगह छोड़ी गई थी। मैं चलता, छेद को महसूस करता और फिर चलता और फिर छेद को महसूस करता। यही क्रम बार बार चलता रहा। फिर अचानक मेरा हाथ जैसे किसी के चेहरे से टकराया। खुली हुई आंखें, एक नाक, दांत और बाल। मैं वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ा। मेरा हाथ इस तरह कांप रहा था मानो मैंने किसी जलती हुई आग को छू लिया हो। क्या वहां पर कोई है? मैंने पूछा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने मन में ही विचार करने लगा कि क्या मुझे वापस दोबारा जाकर चेक करना चाहिए या आगे बढ़ते रहना चाहिए। शायद वो वही लापता व्यक्ति हो। आखिरकार हम अभी भी तो उसी को ढूंढ रहे थे। तलाश अभियान अभी रद्द तो नहीं किया गया था। मैं 2 कदम पीछे हटा और सावधानी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां किसी के चेहरे को छूने के लिए बेताब थी, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया
मुझे सिर्फ कंक्रीट की दीवार ही महसूस हुई। वहां कोई नहीं था। मैं अच्छी तरह से चेक करने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हम मुझे एक हल्की हल्की सी मेटेलिक आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, जिससे कोई चीज मेरे जूते से आकर चिपक गई। वो एक छोटी सी चाबी थी शायद। उस पर किसी तरह का कोई नक्शा या डिजाइन बना हुआ था, शायद कोई फूल बना था। मैंने उस चाबी को अपने फर्स्ट एड किट के साथ अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ता रहा। साथ ही ये भी पक्का करता रहा कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। जैसे ही मैं गलियारे के आखिर तक पहुंचा, मैंने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। ओके, मैं पहुंच गया, मैंने कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मैं गलियारे के आखिर तक पहुंच चुका हूँ। वहां एक दरवाजा है, बस उसे खोलो और मैं किसी को तुमसे मिलने के लिए भेज रहा हूँ। मैं दरवाजे के हैंडल को ढूंढने के लिए हाथ से टटोलता रहा, लेकिन मुझे कोई हैंडल नहीं मिला। मैंने उस दीवार को 3 बार चेक किया, उसके हर एक इंच को चेक किया। वो एक बंद गली थी। यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ओह, शांत हो जाओ। वो दरवाजा तुम्हारे बाईं ओर ही होना चाहिए। मेरे बाईं ओर कुछ भी नहीं है, मेरे दाईं ओर भी कुछ नहीं है। ये एक बंद गली है, ये एक बंद गली है। मैंने रेडियो को अपने सिर से टकराया और मुझे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज नहीं जैसे कुछ टूटा हो, बल्कि ऐसी जैसे कोई चीज अपनी जगह पर बैठ गई हो। मैंने अपने हाथ से रेडियो को पलटा और उसके पिछले हिस्से को टटोल कर देखा। बैटरी का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। उस ढक्कन से वो अपनी जगह पर वापस बैठ गया था। मैंने ढक्कन खोला, बस ये पक्का करने के लिए कि मैंने उसे सही से बंद तो किया है ना। लेकिन रेडियो में कोई बैटरी ही नहीं थी। मैंने 2 बार 3 बार चेक किया, उसमें तो कोई बैटरी थी ही नहीं। हेलो ऑपरेटर, मेरे रेडियो को अपने होठों के पास लाकर पूछा। रिसीवर को 2-3 बार दबाया, कोई आवाज नहीं आई। वो बस प्लास्टिक की खटखटाहट की आवाज थी। हेलो, कोई सुन रहा है? मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं दीवार के सहारे नीचे बैठ गया और अपने विचारों को समेटने के लिए कुछ पल रुका। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब मैंने रेडियो से अपना सिर टकराया था, तब भी बैटरी का ढक्कन बंद ही था। अगर बैटरियां गिरी होती तो मुझे जमीन पर उनके गिरने की आवाज जरूर सुनाई देती। बैटरियां पहले भी तो नहीं खोई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑपरेटर मुझसे गलियारे में बात ही नहीं कर पाता। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने अपने हाथों से जमीन को टटोला, ये देखने के लिए कि बैटरियां कहीं आसपास तो नहीं गिर गई है। मगर वहां तो कुछ नहीं था। कोई बैटरी नहीं थी, कोई गिरने का निशान नहीं था। लेकिन मैं अब अंधेरे में चुपचाप बैठकर इंतजार भी नहीं कर सकता था। मुझे कुछ तो करना ही था, कुछ आजमाना ही था। ये सुलझाने के लिए एक पहेली थी। हर समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर होता है, और कभी कभी आपको बस उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके काम चलाना पड़ता है जो आपके पास मौजूद होती है। तब तक मैंने अपने दिमाग में एक नक्शा बना लिया था। इतने सालों तक चीजों को समझने और सुलझाने की आदत ने मुझे जानकारी इकट्ठा करने और उसे सजोकर रखने के लिए तैयार कर दिया था। ये ठीक वैसे ही था जैसे कोई वर्णमाला को उल्टे क्रम में दोहराता है और वो उसे याद हो जाती है। मुझे बस एक सीखे हुए क्रम का पालन करना था। मैंने तय किया कि मैं पीछे की ओर लौटूंगा, वहीं वापस जाने की कोशिश करूंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैं दीवार में बने छेद तक वापस पहुंच गया और उसके अंदर घुस गया। मैंने सोचा कि ऊपर की ओर चढ़ना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ऐसा कर लूंगा। मैं अपने हाथ आगे फैलाकर रेंगता रहा, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि सुरंग नीचे की ओर जा रही है। मैं जहां था मैं वहीं पर एकदम से रुक गया। मेरा सिर चकरा गया। ये तो नामुमकिन था। मैं तो नीचे की ओर रेंग रहा था और नीचे आकर गिरा था। और ये कैसे हो सकता है? ये सुरंग वापस नीचे की ओर कैसे जाएगी? मैं थोड़ा और आगे रेंगा और अपना पूरा हाथ आगे बढ़ाया। ये वो जगह नहीं हो सकती थी जहां से मैं आया था। यहाँ 2 अलग अलग सुरंगें थी। इसका बस अब एक यही मतलब था। मैंने खुद को पूरी तरह से पीछे धकेला और बाहर आ गया, लेकिन दीवार में मुझे कोई दूसरा छेद नहीं मिला।
मुझे लगा कि मैं कहीं भटक गया हूँ या कोई गलत मोड़ ले लिया है। शायद किसी मोड़ पर दाएं मुड़ने के बजाय मैं सीधा ही चला गया हूँ। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मुझे धीरे धीरे और कायदे से अपने आसपास की जगहों का अंदाजा लगाना था। एक एक करके हर कमरे और गलियारे का अंदाजा लगाना था। अंधेरे में खुद पर शक करना बहुत आसान होता है। आपके पास भरोसा करने के लिए अपने विचारों और अंदाजों के अलावा कुछ नहीं होता, और उन्हें समझना भी आसान नहीं होता। यहाँ तक कि जानी पहचानी जगह पर भी ये मुश्किल हो सकता है। आप चाहे तो किसी भी ऐसे इंसान से पूछिए जिसे बिजली जाने पर बाथरूम जाना पड़ा हो। मैं जमीन के बहुत नीचे था, किसी अनजान इलाके में था, बिना किसी रोशनी या दिशा के। मैं शायद घंटों तक भटकता रहा। मैंने 2 अलग अलग रास्तों वाले गलियारों का अपने दिमाग में ही नक्शा बनाया, जो 3 कमरों और 4 बंद रास्तों तक जाते थे। वहाँ कोई दरवाजा नहीं था और दीवार में सिर्फ एक छेद था जो एक सुरंग की तरफ जाता था। और हाँ, मैंने उसे दोबारा भी देखा था। वो नीचे की तरफ ही जा रहा था। नहीं, मैं उस रास्ते से आगे नहीं गया। आखिरकार मैं एक छोटे से कमरे तक पहुंच गया और अपनी हाई विजिबिलिटी वाली जैकेट को मोड़कर तकिया बना लिया और कुछ पानी बाद के लिए बचाकर रख लिया और एक चॉकलेट बार खाया। बाकी लोग शायद अब तक मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरे रेडियो के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। एक पहेली का एक ऐसा हिस्सा था जिसे सोचकर मेरे पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैं इस बात को चाहे जैसे भी घुमा फिरा कर सोचूं, मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। अगर वो शुरू से ही खाली था तो गलती मेरी ही थी। अगर बैटरी के ढक्कन के आखिरी क्लिक तक वो खाली नहीं था तो जमीन पर बैटरियां जरूर होनी चाहिए थी, मगर मुझे कोई बैटरी नहीं मिली थी। इसका मतलब यही था कि वहां कोई बैटरी थी ही नहीं, और फिर भी मेरे पास इसका कोई साफ जवाब नहीं था। आखिरकार मैंने वो रात वहीं बिताई। इतनी गहरी अंधेरी जगह में सोना बहुत मुश्किल होता है। कुछ देर बाद आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी आंखें खुली है या बंद है। आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप सो भी रहे हैं या नहीं। कल्पना और हकीकत के बीच की दीवार कागज जितनी पतली हो जाती है और आपको लगने लगता है कि आप जो भी सपना देख रहे हैं वो सच में वही मौजूद है। हो सकता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद हो, वो बस कुछ ही दूरी पर हो, और मेरे पास ये पक्का जानने का कोई तरीका भी नहीं था।